पी ब्लॉक चैप्टर का तो ये तो आखिरी भी परिवार है। नाइट्रोजन फैमिली से हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था इंटरमीडिएट कोर्स पे, और वर्ग 18 तक अक्री गैसों की फैमिली तक ये है पूरा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के बीच में जितने भी हम लोगों ने परिवार पढ़े हैं, उन सभी परिवारों से इस परिवार के तत्वों का नेचर अलग है। अब सबसे पहले देखते हैं कि इस परिवार के सदस्यों को कहा क्या जा सकता है। इसमें लिखा हुआ है अक्री गैसें। अगर आपसे कभी कह देता है अक्री गैसों की बात हो रही, तो भी वर्ग 18 के तत्वों की बात हो रही। आपसे कह दे उत्कृष्ट गैसें, तो उत्कृष्ट गैसों का भी अर्थ वही होता है। उत्कृष्ट का मतलब अभिक्रिया ना करने वाली गैसें, तो भी वर्ग 18 के तत्वों का चर्चा हो रही है। निष्क्रिय गैसें कह देता है, निष्क्रिय का भी मतलब होता है क्रियाशील जो नहीं है, उनकी चर्चा हो रही है। ऐसे तत्वों को वर्ग 18 के तत्व भी कहते हैं और शून्य वर्ग के तत्व भी कहते हैं, क्योंकि वर्ग 18 को ही शून्य वर्ग कहा गया था। शून्य वर्ग क्यों कहा गया? क्योंकि इस वर्ग में आने वाले तत्वों की क्रियाशीलता शून्य होती थी, अर्थात ये तत्व रासायनिक रूप से अक्रिय होते थे, तो इस वर्ग का ही नाम हम लोगों ने शून्य वर्ग रख दिया था। तो अगर इतने में से किसी भी नाम से आ जाता है कि एलिमेंट्स का परिचय हमें चाहिए, निष्क्रिय तत्व, अक्रिय तत्व, उत्कृष्ट गैसें, वर्ग 18 के तत्व, शून्य वर्ग के तत्व, इसका मतलब है हम लोगों को यही फैमिली पढ़नी है। अब इस फैमिली में सबसे पहले देखो कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं कि इस फैमिली में कौन कौन सा एलिमेंट है। मैंने शुरुआत से ही लिख रखे हैं पहले कुछ। हीलियम He से लिखते हैं, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और एक एलिमेंट और है रेडॉन। इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं, कहते हैं यही वे तत्व हैं जो रासायनिक रूप से निष्क्रिय हैं, अक्रिय हैं, उत्कृष्ट गैसें हैं। इन तत्वों में से सभी में अगर ध्यान से देखें हम लोग, रेडॉन की चर्चा इसके आगे लेकर के नहीं जाएंगे, बिकॉज रेडॉन जो है वो एक प्रकार का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और इस वर्ग में रेडॉन को छोड़कर शेष कोई भी एलिमेंट रेडियो एक्टिव नहीं है। मतलब रेडॉन का जो नेचर है वो सबसे पहले ही अलग होता जा रहा है। रेडॉन अगर देखा जाए तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में आ गया, बाकी कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नहीं, इसलिए रेडॉन की चर्चा तो यहीं से बंद कर देंगे, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की श्रेणी में चला जाएगा, उसका डीके होगा, वो रेडिएशन उत्सर्जित करेगा, और जैसे रेडिएशन उत्सर्जित करेगा, रेडॉन के गुण इस परिवार के अन्य सभी तत्वों के गुणों से अलग हो जाएंगे। तो रेडॉन का परिचय बताएंगे कि इस फैमिली में रेडॉन भी एक एलिमेंट है, और बाकी इसके बाद इसकी चर्चा नहीं करेंगे आगे। चर्चा में कौन कौन सा एलिमेंट रहेगा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जीनॉन। अब आगे इसको पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, आदि तत्वों को आवर्त सारणी के वर्ग संख्या 18 में रखा गया है, तभी अच्छा इसका नाम था वर्ग 18 के तत्व, क्योंकि आवर्त सारणी जानते हो ना, उसमें वर्ग 18 पिन तत्वों को रखा गया। और आप कभी आप आवर्त सारणी पढ़ोगे, आवर्त सारणी के बिल्कुल दाईं ओर आप देखोगे, इधर वर्ग 18 है, शून्य वर्ग रखा होगा, वहां ऊपर से नीचे ये एलिमेंट आपको रखे हुए मिलेंगे। कहता है इन तत्वों को ही अक्रिय गैसें कहा जाता है। बिल्कुल इन तत्वों को ही अक्रिय गैसें बोलते हैं। एक नंबर और मैंने यहाँ लिखा है, कभी कभी पूछ लेता है अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने जनरल फॉर्म में लिख रखा है। लिखा है इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6 होता है। अब जब तक हमें 2-4 एलिमेंट नहीं मिल जाता है और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने को नहीं मिल जाता है, हमने लिख तो दिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का तरीका, लेकिन ये समझ में तब आता है जब 1-2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करके देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे हम हीलियम का। बेटा हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी करोगे तो केवल 2 आएगा, इसके अतिरिक्त तो कुछ भी आने वाला नहीं है। और इसको अगर हम लिखना भी चाहेंगे बेटा तो इसको केवल ऐसा लिख सकते हैं, देखो 1s2। अब कहोगे सर जी इस पे तो ये P कहाँ चला गया, तो बेटा मैं थोड़ी सी बात आपको पढ़ के दिखाऊं आगे। लिखा हीलियम को छोड़कर हर एक एलिमेंट का जो अक्रिय तत्व है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होता है, लेकिन किसको छोड़कर? हीलियम को छोड़कर। हीलियम का क्या होता है, मैंने लास्ट में लिखा है NH2। देखो N की जगह पर कौन काम कर रहा है? 1, S की जगह पे S और 2 लिखा हुआ है। कभी कभी हम लोग ऐसा ही अच्छा ये भी है क्योंकि P वाले तक क्यों नहीं आया? रीजन है हीलियम की बाहरी कक्षा या हीलियम में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या केवल कितनी है? 2। और टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 का जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, केवल पहली कक्षा तक ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जा पाया, और पहली कक्षा में P उपकोष नहीं होता है।
पहली कक्षा में केवल एक उपकोष होता है, उसको क्या बोलते हैं, एस। दूसरी कक्षा में पी उपकोष मिलता है। अब तीसरे में भी पी उपकोष मिलेगा, चौथे में भी मिलेगा, लेकिन पहली कक्षा में पी उपकोष नहीं मिलेगा। इसलिए हमने जब भी हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया पहली कक्षा पर समाप्त हुआ और इस पर पी उपकोष नहीं मिला। लेकिन यह बात मैं जरूर जानता हूं कि हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मिले, 2। हम ऐसा बोलते हैं कि हीलियम ने अपना डुप्लेट कंप्लीट किया और डुप्लेट कंप्लीट करने के कारण यह रासायनिक रूप से कैसा हो गया, निष्क्रिय। डुप्लेट का मतलब समझते हो, हल्के तत्वों जैसे हाइड्रोजन और हीलियम का अपनी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बनाकर स्वयं को निष्क्रिय कर लेना क्या कहलाता है, डुप्लेट। फिर मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, हल्के तत्वों जैसे किसकी किसकी बात होगी, हाइड्रोजन और हीलियम का अपनी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बना लेना, 2 इलेक्ट्रॉन। हालांकि इस प्रोग्राम में लिथियम भी हिस्सा ले लेता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम का अपनी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बना करके रासायनिक रूप से निष्क्रिय हो जाना क्या कहलाता है, डुप्लेट। क्योंकि ये बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बनाकर निष्क्रिय होता है, हमने कहा डुप्लेट रूल है इसका। अच्छा, इसके अलावा बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बनाकर निष्क्रिय होते हैं, 8। और जो तत्व अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बनाकर निष्क्रिय होता है हम कहते हैं उसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है। हिंदी में उसको कहते हैं अष्टक। जिन तत्वों की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन बनाए और अपने आप को निष्क्रिय कर ले, हम कहेंगे भैया ये तो इसका तो अष्टक पूरा हो गया है, अष्टक पूरा होने की वजह से ये निष्क्रिय हो गया है। इसके अलावा दूसरा नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे नियॉन। बेटा नियॉन लेंगे तो नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। बेटा देखो ध्यान से, 1s2 2s2 2p6। अभी देखोगे 2 2 4 6 10 के 10 इलेक्ट्रॉन मैंने खर्च कर लिए। अच्छा देखो जरा थोड़ा सा ये वाला आउटर मोस्ट सेल यही तो है। पहली कक्षा हो गई अंदर वाली कक्षा, इनर सेल, और ये दूसरी कक्षा हो गई आउटर मोस्ट सेल। और आउटर मोस्ट सेल में देखो जरा टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। देखो एक तो इसमें मिलता है, इससे n की जगह पे कौन लिखा है, 2s2 2s2 2p6, n की जगह पे 2p6, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैच करता है। अच्छा ये भी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, अगर दूसरे शब्दों में लिखना पड़ता तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन 2 और दूसरी कक्षा यहां से यहां तक थी, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 8। देखो इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 8। अर्थात इसने अपनी बाहरी कक्षा को पूर्ण रूप से क्या कर लिया है, भर लिया है। क्योंकि इसने अपनी बाहरी कक्षा को पूर्ण रूप से भर लिया है, ये रासायनिक रूप से कैसा है, निष्क्रिय है। एक और एलिमेंट पर चर्चा कर लेते हैं। कभी कभी नेक्स्ट एलिमेंट कॉमा लगा देते हैं ताकि अलग अलग एलिमेंट्स की पहचान होती रहे। बेटा नियॉन के बाद एक और एलिमेंट पर आएंगे, आर्गन, परमाणु क्रमांक 18। अब अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डायरेक्ट करके दिखाता हूं, 2,8,8 अपना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कर लेना। हम आपको डायरेक्ट ये करके दिखाते हैं। अच्छा ये भी ध्यान देने वाली बात है, इसकी बाहरी कक्षा में 2 और 6 मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन होते थे, 8। इसकी भी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। इसका मतलब इसने भी बाहरी कक्षा में अष्टक नियम को पूर्ण किया, और अष्टक नियम को जैसे ही पूर्ण किया ये रासायनिक रूप से अक्रिय हो गया और हम कहेंगे कि ये निष्क्रिय एलिमेंट में चला गया। अच्छा ये भी एक सोचने वाली बात होती है, चलो बाद में उसको सोचते हैं। अब इसके आगे कर लेना, चाहे मैं क्रिप्टन का करके दिखा दूं। क्रिप्टन का 18 18 36 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2, 2, 8, 18, 8 ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 8। इसने भी अष्टक कंप्लीट कर लिया और तब तो रासायनिक रूप से अक्रिय होते जाएंगे। रासायनिक रूप से अक्रियता के लिए मैंने एक और चीज रखी है, कहता है कि इसको रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व क्यों कहते हैं या क्यों होते हैं अक्रिय। मैं देखो लिख पढ़ के सुनाता हूं, समझाते हैं भी इसको। लिखता है क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा, इनकी बाहरी कक्षा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन, क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा इलेक्ट्रॉनों द्वारा पूर्ण रूप से भरी होती है। किसी भी तत्व की इसकी बाहरी कक्षा इलेक्ट्रॉनों द्वारा पूर्ण रूप से भरी होने का अर्थ ये भी है, देखो बेटा ऐसा समझो, हीलियम की बाहरी कक्षा पूर्ण रूप से भरी इसलिए मानते हैं कि अगर हीलियम में एक इलेक्ट्रॉन और भी एक्स्ट्रा आ जाता, सोचो क्या वो 1s2 में रह पाता, नहीं, उसको कहां भेजते, 2s1 में नहीं भेजते। अगर एक भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता तो उसको 2s1 में भेजते। इसका अर्थ क्या था
कि ये वाली कक्षा पूर्ण रूप से भरी है, तभी तो अगले वाले इलेक्ट्रॉन को 2s1 में भेजोगे। अब मैं क्या कहता हूं, हीलियम में नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन थे, 2p6 तक भर गया। सोचो अगर इसको एक और इलेक्ट्रॉन में दे दे, कहीं से भी एक और इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए, क्या ये 2p में रख पाएगा इलेक्ट्रॉनों को? नहीं रख पाएगा ना, उसको अलग ही नए सेल पे रखेगा जाके। इसका मतलब मैं सोच सकता हूं कि 2p कंप्लीट रूप से क्या है, भरा है, दूसरी कक्षा पूर्ण रूप से भरी है। मतलब पूर्ण रूप से कब मानते हैं हम लोग इसको? जब इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हैं, हम अगर इसको एक भी इलेक्ट्रॉन दें इस सेल को, तो ये सेल वो इलेक्ट्रॉन लेने से क्या कर दे, मना कर दे, कहने भैया मेरे यहां जगह नहीं, अगर रखना है तो तुमको अगली सेल पे रखो इसको। इसका मतलब ये सेल पूर्ण रूप से क्या है, भरी हुई है। तो ऐसे भी पहचान सकते हैं, जैसे इसमें क्रिप्टन में है 36 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं लास्ट सेल को एक और इलेक्ट्रॉन दूं तो लास्ट सेल क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो तुरंत एक इलेक्ट्रॉन जो मिलेगा उसको अगली सेल पर ट्रांसफर कर देगा, कहेगा हमारा पूरा तरीके से सेल भरा हुआ है, हम यहां पर नहीं रख सकते। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन मिलता है तो मैं इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके नेक्स्ट सेल में रख दूंगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके नेक्स्ट सेल में रख लेता, अपनी कक्षा पर नहीं रखता। इसका मतलब इसकी कक्षा पूर्ण रूप से कैसी है, भरी है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की कक्षा पूर्ण रूप से भरी है, कारण समझते हो, वो उस क्लास में किसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को नहीं रख सकता, क्योंकि इनकी कक्षाएं पूर्ण रूप से भरी होती हैं। ये ना तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की तो बात ही नहीं, क्यों? अभी सोचो, आप खुद एक बात को समझ सकते हो, आपके पास कोई बॉक्स हो, उसमें आपको गेंदे भरने के लिए दे दें, आप बॉक्स को पूरी तरीके से भर लो, आप क्या बताओगे, हमने इस बॉक्स को गेंद से पूर्ण रूप से क्या कर लिया है, भर सकते हैं, भर लिया है। क्या अब इसमें एक्स्ट्रा गेंद डाली जा सकती है? नहीं। अगर पूर्ण रूप से भर लिया है तो एक्स्ट्रा गेंद डालने की तो बात ही नहीं है। तो पहली लाइन तो यहीं से कंप्लीट हो जाती है, क्या? क्योंकि इनकी कार्य कक्षा पूर्ण रूप से भरी होती है, अतः यह ना तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को तो ग्रहण कर ही नहीं सकते ये, और साथ में सोचने वाली बात है, और ना ही ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं, क्योंकि हर एक एलिमेंट ये चाहता है कि उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं और वो स्टेबल हो जाए। अगर एलिमेंट स्टेबल है, स्थायी है, टिकाऊ है, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाली बात तो असंभव ही है इसके लिए। ये इलेक्ट्रॉन को त्यागता भी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को त्यागता भी है नहीं है और ग्रहण भी नहीं करता है, इसलिए यह रासायनिक रूप से कोई भी क्रिया भी नहीं करता है। तो अर्थात इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सदैव स्थायी रहता है। स्थायी का मतलब भैया किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेंज कब होता है? जब या तो वो इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है या तो वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है। जब वो ना इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है ना ग्रहण कर रहा है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा है? स्टेबल है। और यही कारण है कि 18वें वर्ग के तत्व तो अक्रिय होते हैं। तो मैं इसको एक लंबी सी लाइन पर देखो ऐसे पढ़ के सुनाता हूं कि जिन तत्वों अक्रिय तत्वों को कि अक्रिय तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इनकी बाहरी कक्षा पूर्ण रूप से भरी होती है, अर्थात बाहरी कक्षा में ना तो इलेक्ट्रॉनों को पहुंचाया जा सकता है और ना ही उस बाहरी कक्षा से आसानी से इलेक्ट्रॉनों को निकाला जा सकता है। अर्थात ये अपनी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को किसी भी प्रकार से चेंज नहीं कर पाते हैं, रासायनिक रूप से क्या होते हैं? अक्रिय। अब एलिमेंट का तो एक नियम है भैया, हम एक एलिमेंट के नियम को बहुत पहले से पहचानते चले आ रहे हैं आज तक। एलिमेंट का मतलब तत्व। तत्व का यही नियम है कि वो अभिक्रिया तभी करता है जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, रासायनिक रूप से क्रियाशीलता नहीं दिखा पाएगा। अभी मैं इतनी बात जानता हूं पूरी तरीके से, और आप भी समझ लो इसको। जब भी कोई एलिमेंट रिएक्शन करता है अर्थात उसने अपनी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों में कोई ना कोई अरेंजमेंट चेंज की है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं, इससे शायद आपको समझ में आ जाए। हमारे पास एक एलिमेंट था मैग्नीशियम, हमारे पास एक एलिमेंट था ऑक्सीजन। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था 2,2। ऑक्सीजन का एलिमेंट था इलेक्ट्रॉनिक 2,6। फिर मैंने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों की रिएक्शन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिया है। हाँ, अब इन दोनों की रिएक्शन करवाई। रिएक्शन करने के दौरान मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। इस दौरान एक कंपाउंड बनकर तैयार हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड तब बनकर तैयार हुआ जब मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे थे, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए थे? ग्रहण किए। अगर मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना रह जाता? 2,8, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन तो त्याग चुका है वहां।
इसलिए 2 कम हो गए इसके पास। और ऑक्सीजन ने क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए थे, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया 2,8। बस इतनी बात देखना है। अभी यहां दोनों अलग अलग थे, फिर इन दोनों की अभिक्रिया हुई। अलग अलग होने पर और अभिक्रिया होने पर दोनों कंडीशंस को आपस में कंपेयर करेंगे, और दोनों कंडीशंस को आपस में कंपेयर करने पर पता क्या चलता है, इनर क्लास के एलिमेंट इनर क्लास के इलेक्ट्रॉन्स पर किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता। देखो यहां इनर क्लास में कितने थे 2 और 8 इलेक्ट्रॉन, यहां भी देखो अभी भी इनर क्लास में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन है। इसमें इनर क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन थे 2, इसमें भी इनर क्लास में इलेक्ट्रॉन 2 है। चेंज कहां होता है आउटर मोस्ट सेल। इसमें 2 थे 0 हो गए, नहीं तीसरी कक्षा, इसमें 6 थे 8 हो गए। इसका मतलब मैं क्या सोचता हूं, कोई भी एलिमेंट जब रिएक्शन करता है उसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों पर चेंज आता ही आता है। जब तक कि वो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों को चेंज नहीं करता है, रासायनिक रूप से कैसा है अक्रिय है। क्योंकि मैग्नीशियम ने अपने आउटर मोस्ट सेल के को चेंज कर लिया, और साथ में रखे ऑक्सीजन ने भी अपने आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को चेंज कर लिया। क्योंकि ये दोनों अपने आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को चेंज करते हैं, ये क्रिया कर सकते हैं। अभी ध्यान देने वाली बात है, हम लोगों ने अपने परिवार का मतलब अपना कौन सा परिवार है, अक्रिय परिवार। ये अपना परिवार नहीं है, परिवार है मतलब जैसे आज हम लोग इसको पढ़ रहे हैं तो ये आज अपना परिवार हो गया, कल दूसरे कोई फैमिली आ जाएगी तो उसको हम अपना फैमिली बताएंगे। तो अक्रिय परिवार के तत्वों में यही क्रिया नहीं है, यही क्षमता नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को चेंज कर सकते हैं अपनी बाहरी कक्षा के। अच्छा चेंज भी क्यों करें, जब अष्टक इसका पहले से ही कंप्लीट है तो चेंज करने का कोई अर्थ ही नहीं है। और ये रासायनिक रूप से कैसे रहते हैं, निष्क्रिय थे। इस बात को बहुत विशेष ध्यान रखना है तुम लोगों को। तो रासायनिक रूप से अक्रियता को भी पहचान लिया। अब इनमें से कभी कभी बच्चे के दिमाग में ये बात आ जाती, सर जी क्या इसमें से कोई एलिमेंट रिएक्शन करता ही नहीं है। बताते तुमको, इनमें से बेटा ज्यादातर के तो मैंने नहीं देखे, लेकिन जिनॉन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके जिनॉन कुछ मात्रा में रासायनिक अभिक्रियाएं करता है। अब बात है कि सर जी अगर जिनॉन रासायनिक अभिक्रियाएं करता है इसका मतलब ये तो निष्क्रिय नहीं है। लेकिन बेटा नॉर्मल कंडीशन पे जिनॉन कभी रिएक्शन नहीं करता है, ये टेम्परेचर और प्रेशर की हाई अमाउंट में ही रिएक्शन कर पाता है। और किससे रिएक्शन करता है ये भी ध्यान देने वाली बात है, केवल ऑक्सीजन या केवल फ्लोरीन से अभिक्रिया कर सकता है। फिर से ध्यान रखना, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के अलावा किसी से रिएक्शन नहीं करता, या तो फ्लोरीन से रिएक्शन कर पाएगा और या तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर पाएगा। यह भी विशेष ध्यान रखने वाली बात है। अगर अक्रिय तत्व किसी भी तत्व से रिएक्शन करते हैं तो वो तत्व कौन से हैं जिनसे अक्रिय तत्व रिएक्शन कर सकता है, तो बात आएगी फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। पूछेगा क्यों, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हाई है, और जब इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बहुत हाई है तो ये इन अक्रिय तत्व के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट बिगाड़ सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और तब ये रासायनिक रूप से कैसा हो जाएगा क्रियाशील। लेकिन सामान्य रूप से नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर यह क्रियाशील नहीं है। मैं फिर से आपको बता दूं, जिनॉन अगर रिएक्शन करेगा भी तो उसके लिए प्रेशर और टेम्परेचर की जो कंडीशन होगी वो बहुत अलग होगी। अब सबसे पहले हम कुछ इसके गुण लिख के दिखाएंगे और उनको समझाएंगे भी कौन कौन सा गुण है। पहला गुण है परमाणुकता। जैसे हम आपको बताते हैं, आप कुछ चीजें इसमें से ध्यान दे पाओगे क्या। जब भी कोई ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला आपसे पूछता है, फॉर्मूला क्या बताते हो O2। जैसे हमने नाइट्रोजन गैस के फॉर्मूले को पूछा, आपने बताया N2। हमने पूछा क्लोरीन गैस का फॉर्मूला क्या होता है Cl2। अब देखो ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 अर्थात 2 ऑक्सीजन के एटम हैं, हम कहते हैं ये द्विपरमाणु गैस है। नाइट्रोजन का नंबर आया, हमने पूछा नाइट्रोजन गैस N2 2 परमाणु गैस है, क्लोरीन 2 परमाणु गैस है। अच्छा ओजोन O3 फॉर्मूला होता है, कितना परमाणुक है, त्रिपरमाणुक है या 3 परमाणुक है। लेकिन जब भी हीलियम और ये अक्रिय एलिमेंट्स की बात होती है ये सभी 1 परमाणुक होते हैं। तो हम यहां लिखेंगे परमाणुकता में अक्रिय गैसें निष्क्रिय होने के कारण, अक्रिय गैसें
निष्क्रिय होने के कारण एक परमाणुक गैसें मानी, अक्रिय गैसें निष्क्रिय होने के कारण एक परमाणु गैसें मानी जाती हैं। नहीं जाती हैं। तभी किसी के मन में बात आती, सर जी जब गैसों में ज्यादातर डाई एटॉमिक गैसों को लिया है, द्विपरमाणु, इसका एक परमाणु क्यों लिखते हो? हीलियम को हमेशा He लिखा जाएगा, He2 अगर कहीं लिखा है गलत है। नियॉन को हमेशा Ne लिखा जाएगा, Ne2 अगर लिख दिया ये गलत है। अगर किसी ने आर्गन को Ar लिखा है बिल्कुल सही है। अगर किसी व्यक्ति ने गलती करते हुए Ar2 या Ar3 लिख दिया है ये भी कैसा है, गलत। सेम के लिए अपना बना लेना कि अभी, और नहीं भी बनाओगे ठीक चलेगा। अब बात आएगी कि ये एक परमाणु क्यों है, द्विपरमाणु क्यों नहीं है। देखो मैं बताऊं क्लोरीन द्विपरमाणु क्यों है, ध्यान से देखना बेटा। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2,8,7, बस इतनी बात तुमसे पूछेंगे क्या इसका अष्टक पूर्ण है। अगर अष्टक पूर्ण नहीं है इसका मतलब ये अपने अष्टक को क्या करना चाहेगा, पूर्ण करना चाहेगा। और पूर्ण करने के लिए अपनी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के अरेंजमेंट को डिसऑर्डर करेगा, जिस ऑर्डर में है उस ऑर्डर को चेंज करेगा। इसलिए ताकि अष्टक कंप्लीट हो जाए। और अष्टक कंप्लीट के लिए अपने बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट बिगाड़ेगा, सुधारेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन अष्टक बनाना चाहेगा। इसलिए एक क्लोरीन का परमाणु दूसरे क्लोरीन के परमाणु को ढूंढता होगा, कहेगा एक तो हम हैं, हमारा भी अष्टक पूर्ण नहीं है, एक क्लोरीन और ढूंढेगा, उसका भी अष्टक पूर्ण नहीं है। और जिन दो क्लोरीन का अष्टक पूर्ण है ये दोनों एक साथ मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, आकर्षण बल आरोपित करेंगे, सहसंयोजक बंध बनाएंगे, और सहसंयोजक बंध से जैसे ही जुड़ेंगे इनके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन ऑक्टेट कब कंप्लीट हुआ, जब एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन परमाणु से क्या हुआ, जुड़ा, और तब अष्टक कंप्लीट हुआ। तो हमने बताया कि दो क्लोरीन परमाणु जुड़कर अष्टक को कंप्लीट करते हैं, द्विपरमाणुक है। अब अगर हम बात कर लेते इसी समय कि नियॉन का क्या होता, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था 2,8। क्या इष्टुक को अष्टक कंप्लीट करने की कोई अभी जरूरत थी? कहता मेरा पहले से ही कंप्लीट है, हम किसी के साथ कोई भी बॉन्ड बनाएंगे नहीं। जब हमें किसी के साथ कोई बॉन्ड बनाना नहीं है, जब किसी के साथ कोई बॉन्ड ही नहीं बनाना है, इसका मतलब ये तो अकेला लिखा जाएगा। और हमने तभी नियॉन को हमेशा अकेला लिखा देखा है। मैंने देखो दो परमाणु बनाया था, लेकिन मैंने उसको तुरंत क्रॉस कर दिया कि ये द्विपरमाणु नहीं हो सकता। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, कौन सी गैसें द्विपरमाणु या त्रिपरमाणु हो सकती हैं, जिनका क्या नहीं पूर्ण होता है, या जिनकी बाहरी कक्षा पूर्ण रूप से नहीं भरी होती है। परंतु जिन तत्वों की बाहरी कक्षा पूर्ण रूप से भरी होती है, कंप्लीटली फिक्स्ड ऑर्बिटल होते हैं, ऐसे तत्व हमेशा कितने परमाणु रहते हैं, एक परमाणु कहते हैं, सिंगल एटॉमिक या मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहते हैं। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना है, इस चीज को, कि हम लोग हमेशा इस बात को दिमाग में रखेंगे कि जिनका अष्टक पूर्ण नहीं है वो कंबाइन करने का सोचेगा दूसरे एटम से, और क्योंकि इनका सबका अष्टक कंप्लीट है पहले से, ये कंबाइन करने का सोचते भी नहीं कभी कि मैं कंबाइन भी करना चाहिए। तो एक परमाणुकता का समझ गए। जब भी कोई व्यक्ति हीलियम के सूत्र को He2 लिख देगा तो वो सूत्र फिर कैसा है, गलत है। हालांकि कोई लिखेगा ही नहीं, लेकिन आप इसको समझेंगे। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, आता है परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या का जो आर्टिकल है बेटा, ये कंफ्यूजन करने वाला है भैया। परमाणु त्रिज्या का आर्टिकल कंफ्यूजन क्यों देता है, सुनो उसको, देखो कैसे। सभी बच्चों को तकरीबन क्लास 10th से मैं ऐसा समझता हूं पढ़ने को मिल रहा होगा क्या, कि किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर, आवर्त में बाएं से दाएं तो चलते हो, लेफ्ट टू राइट चलने पर परमाणुओं की त्रिज्याएं क्रमशः घटती हैं। ऐसा है, इसका मतलब है लेफ्ट साइड पे रखे परमाणु की त्रिज्या सबसे बड़ी, और इधर की ओर आते 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 परमाणु त्रिज्या कैसी होने लगी, छोटी होने लगी। और अक्रिय तत्व तो सबसे लास्ट में लिखे हैं, अर्थात उस हिसाब से तो अक्रिय तत्वों की परमाणु त्रिज्या सबसे कैसी होनी चाहिए, कम। मैं तो ऐसा ही सोचता हूं कि अगर ऐसा कभी होता है कि परमाणु में बाहर से दाएं चलते हैं, अगर किसी भी आवर्त सारणी के आवर्त में,
परमाणु त्रिज्या कम होने का मतलब सबसे परमाणु त्रिज्या ज्यादा इधर वाले की होनी चाहिए। इधर परमाणु त्रिज्या कम होते 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 सबसे लास्ट में अक्रिय तत्व रखे, तो अक्रिय तत्वों की परमाणु त्रिज्या सबसे कम होनी चाहिए, लेकिन ये कैलकुलेशन गलत है। जो अक्रिय तत्वों के परमाणु होते हैं इनकी परमाणु त्रिज्या अधिक होती है। एक काम करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं और फिर हम बताते हैं क्यों अधिक होती है इसकी परमाणु त्रिज्या। तो इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। लिखते हैं किसी भी आवर्त में अक्रिय तत्वों की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है। इस त्रिज्या को वांडर वाल्स त्रिज्या भी कहते हैं। वांडर वाल्स त्रिज्या भी कहते हैं। परंतु किसी वर्ग में ऊपर से परंतु इस वर्ग में, क्योंकि किसी वर्ग की तो बात है, वर्ग में तो केवल इसी की फिर बात होगी, परंतु इस वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर अतिरिक्त कक्षाओं के बढ़ने के कारण अतिरिक्त कक्षाओं से नीचे की ओर आने पर अतिरिक्त कक्षाओं की संख्या में वृद्धि होती है। अतिरिक्त कक्षाओं की संख्या में वृद्धि होती है। अतः वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इनकी परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। इनकी परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। देखो अब सुनते हैं, पहले इसको चेक करते हैं कैसे परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। बताएं। देखो यहां बताते हैं। देखो इस जगह पे मैंने खाली जगह थोड़ी सी छोड़ रखी है और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कई बातें अच्छी जो होती हैं उसको इधर स्टडी में लाते हैं। आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त को देखो आप, सबसे पहले लेफ्ट साइड को उसको देखो, लेफ्ट साइड इधर वाला। यहां रखे रहते हैं धातु। अच्छा, धातु की त्रिज्याओं की बात करें तो धातु के जैसे मैं मानता हूं एक परमाणु ये, मेरे पास एक परमाणु ये, तो धातु के दो परमाणुओं के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं धात्विक बंध। देखो इन सब चीजों को तैयार रखना।
धातु के दो परमाणुओं के मध्य जो बॉन्ड बनता है कौन सा बॉन्ड होता है? धात्विक बंध। ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। अगर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा तो धातु के परमाणुओं को दूर करेगा कि एकदम पास रखेगा? पास रखेगा। इस बात को बहुत ढंग से सोच करके चलना है। और क्योंकि पास में रखेगा तो मॉलिक्यूल का साइज पास में आ जाएगा। अगर पास में आ जाएंगे तो ये बहुत एक दूसरे के नजदीक हो जाएंगे। और त्रिज्या किसको कहते हैं? दो सेम मेटल के एटम जब धात्विक बंध के द्वारा जुड़ते हैं तो उन दोनों मेटल्स के बीच, वो दोनों मेटल के एटम के बीच की दूरी के आधे भाग को, ये एटम इन दोनों के बीच की दूरी के आधे भाग को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अब देखो एक चीज और सोचने वाली बात है, क्योंकि धात्विक बंध बना था इसको धात्विक त्रिज्या भी कहते हैं। तो मैं सबसे पहले धातु में जो बंध था वो कौन सा बंध था? धात्विक बंध था। कोई पूछेगा ये वीक होता है या स्ट्रांग होता है? भैया स्ट्रांग यहां लिख रहे हैं हम, स्ट्रांग बहुत छोटा हो गया लेकिन है वो अभी भी स्ट्रांग। ठीक है, ये वाली बात समझ गए? अच्छा, स्ट्रांग बॉन्ड होगा इसका मतलब वो एटम को एक दूसरे के साथ चिपका कर रखेगा, एक छोटी जगह पर रखेगा। और एक छोटी जगह पर रखने का मतलब है त्रिज्या भी कैसी रहेगी? छोटी रहेगी। सेकंड नंबर चलते हैं। अब मैं बाएं से दाएं चला, मेटल रहे मेटलॉइड्स हो गए। और फिर जैसे मैं राइट साइड पे आने लगा मुझे नॉन मेटल मिलने लगे। नॉन मेटल का मतलब है जस्ट मैंने दूसरा कॉलम बनाया किसका? अधातु का। अच्छा, अधातु में से दो मैंने अधातु के एटम लिए, पहला एटम दूसरा एटम। और उन अधातु के एटम्स के बीच जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को, जैसे धातु के एटम के बीच बॉन्ड बनता था धात्विक बंध, अधातु के एटम के बीच में बॉन्ड बनता है सह संयोजक आबंध। इसको भी ध्यान, अधात्विक बंध मत बोल देना जाके उसको। हाँ, कभी कभी दिमाग में पहले से रट के रखें क्या? धातु के बीच बना धात्विक बंध, अधातु के बीच में बना अधात्विक बंध। अब हमने पूछा क्लोरीन के बीच में कौन बॉन्ड बना, तो कहते हैं क्लोरिक बॉन्ड। हमने बोला जल के बीच में कौन सा बॉन्ड बना? जलिक बॉन्ड। भैया ये अपने मन से बॉन्ड मत तैयार कर लेना यार, ठीक है? धातु के बीच में बन रहा था वो धात्विक बॉन्ड था, लेकिन जो अधातु के बीच बॉन्ड बनता है, जस्ट हम अपोजिट साइड पर आए और हमने देखा ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं सह संयोजक। चाहे आबंध कह दो बेटा, चाहे बंध कह दो। और रही बात सह संयोजक बंध की, तो कोई पूछता है सह संयोजक बॉन्ड सर जी कैसा होता है? बेटा सह संयोजक बॉन्ड जो होता है ये भी अपेक्षाकृत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स में से एक है, तो मैं भी इसको लिखूंगा स्ट्रॉन्ग। अभी तुमको एक बात बताएं, हीरे में उपस्थित कार्बन परमाणुओं के बीच में सह संयोजक बॉन्ड ही बनता है, उसको नेटवर्क बॉन्ड भी कहते हैं। हीरा कठोर होता है या मुलायम होता है? सबसे कठोर। इसका मतलब ये बॉन्ड भी बहुत स्ट्रांग है। तो सह संयोजक बॉन्ड भी कैसा होता है? स्ट्रांग। बेटा तीसरे बॉन्ड पर आ जाए, क्योंकि सर ये सब बॉन्ड पढ़ा रहे हो ये केवल इसलिए पढ़ा रहे हैं कि परमाणु त्रिज्या का वो जो गड़बड़ी है वो समझ में आ जाए। क्योंकि हमारे हिसाब से तो लेफ्ट टू राइट जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है और परमाणु की त्रिज्या कम हो जानी चाहिए, लेकिन अक्रिय तत्व कोने पर रखा है और फिर भी इसकी त्रिज्या बढ़ी, क्यों? अब नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। ये किसके लिए गणना है? अक्रिय तत्व के लिए, ठीक है? अक्रिय तत्व। अच्छा, इसमें से भी सहसंयोजक बॉन्ड बना दोनों परमाणुओं के बीच में, तो दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को क्या कह दिया? परमाणु त्रिज्या। क्योंकि बॉन्ड स्ट्रांग था, परमाणु एक दूसरे के नजदीक चिपके हुए रखे होंगे, और क्योंकि नजदीक चिपके हुए रखे होंगे तो दूरी बीच की कैसी होगी? कम। अगर बीच की दूरी कम तो बीच की दूरी का आधी भाग भी तो कम होगा, वो भी कम डिस्टेंस, और परमाणु त्रिज्या कम अक्रिय तत्वों में। अच्छा, अक्रिय तत्वों में किन्हीं दो परमाणु के बीच में कौन सा बॉन्ड कार्य करता है? वांडर वाल्स फोर्स। उधर कहीं लिखा है वांडर वाल्स फोर्स, फिलहाल हम उस बात को चेक करें। वांडर वाल्स फोर्स लगता है बिकॉज इसके बीच में इलेक्ट्रॉन ऐसे तो होते नहीं कि सहसंयोजक बॉन्ड बना सके, तो इनके बीच जो फोर्स भी लगता है वो वांडर वाल्स फोर्स लगता है। और बेटा मैं बताऊं, वांडर वाल्स फोर्स जो होता है ये बहुत ही वीक फोर्स है। इस दुनिया के सबसे अगर हल्के बॉन्ड्स को अगर देखा जाए, हल्के अट्रैक्शन फोर्स को अगर पढ़ने का नाम आएगा, शायद है वांडर वाल्स फोर्स का नाम उनमें से आएगा।
अच्छा बताओ, अगर दोनों एटम्स के बीच वान डर वाल्स फोर्स वर्क करता है जो कि बहुत ही वीक बॉन्ड है, मैं लिख भी देता हूँ, वान डर वाल्स फोर्स कैसा होता है, वीक होता है। अच्छा वीक होता है, क्या ये परमाणु को मजबूती से बांध के रखेगा या मजबूती से बांध कर नहीं रख पाएगा, नहीं रख पाएगा। तो परमाणु इस बार एक दूसरे से थोड़ी कैसी हैं, दूरी पर है, ध्यान देने वाली बात है। अगर दूरी पर हैं तो उन परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग तो भी बड़ा होगा, नहीं बड़ा होगा, उसी को तो परमाणु त्रिज्या कहते थे। अच्छा ये परमाणु त्रिज्या अगर बीच की दूरी ज्यादा है तो बीच की दूरी का आधा भाग भी ज्यादा है। भाई बीच की दूरी 100 किलोमीटर, आधा भाग 50 किलोमीटर, बीच की दूरी 10 किलोमीटर, आधा भाग 5 किलोमीटर, तो बीच की दूरी जितनी ज्यादा उसका आधा भाग भी तो उतना ही ज्यादा होगा। तो क्योंकि यहां बीच की दूरी ज्यादा है ड्यू टू वीक अट्रैक्शन फोर्स ऑफ वान डर वाल्स, इसलिए हम क्या सोचेंगे कि कोई बीच की दूरी ज्यादा हो जाएगी कमजोर वान डर वाल्स फोर्स के कारण। जब बीच की दूरी ज्यादा होगी तो बीच की दूरी का आधा भाग भी कैसा रहेगा, ज्यादा, और बीच की दूरी का आधे भाग को ही तो त्रिज्या कहते हैं, तो परमाणु की त्रिज्या भी कैसी हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो वैसे तो लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ा, परमाणु की त्रिज्या घटती है, लेकिन अक्रिय तत्वों में कौन सी त्रिज्या आ जाती है, वान डर वाल्स त्रिज्या। तो और वान डर वाल्स त्रिज्या वीक अट्रैक्शन फोर्स के कारण, कमजोर आकर्षण बल के कारण वान डर वाल्स त्रिज्या का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मैंने यही बात वहां पर लिखी है, मैं पढ़ के सुनाता हूं इसको। क्या कहता है, किसी भी आवर्त में अक्रिय तत्वों की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है। क्यों सबसे अधिक होती है, इस त्रिज्या को वान डर वाल्स त्रिज्या भी कहते हैं। और बेटा ये त्रिज्या कम क्यों होती है, समझ गए ना, क्या रीजन दोगे इसका, कहोगे अक्रिय गैसों में परमाणुओं के बीच पता नहीं कौन सा बॉन्ड बनता है, कौन सा बॉन्ड बनता है, वान डर वाल्स फोर्स बनता है या वान डर वाल्स बंध बनता है, फोर्स ही बॉन्ड है। अब इस बात को भी क्लियर कर लें कि फोर्स का मतलब बल और फोर्स का मतलब ही बॉन्ड। जब भी किसी भी व्यक्ति के सामने ऐसी चीजें लिख दी जाती हैं, कैसा, मैं लिख के दिखाता हूं, H सिंगल बॉन्ड H, ये सिंगल बॉन्ड कोई रस्सी थोड़ी है जिस दोनों को बांध के रखे, ये सिंगल बॉन्ड बस बताता है कि ये दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखो, अब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा कैसे दिखाया जाए, समझ गए, प्लस माइनस लगा है, तो ये क्या, प्लस माइनस का अर्थ क्या है, ये इन दोनों के बीच का फोर्स है। तो बॉन्ड अगर देखा जाए कुछ भी नहीं है, अब कोई कुछ भी नहीं है, कुछ तो है, क्या है, दो एटम्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स, ये उस बात को रिप्रेजेंट करता है। अब क्योंकि बॉन्ड बदल गया तो अट्रैक्शन फोर्स बदल गया, इसलिए हमें कई प्रकार के बॉन्ड पढ़ने पड़े। हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ना पड़ा, सहसंयोजक बॉन्ड पढ़ना पड़ा, सहसंयोजक में भी दो बॉन्ड पढ़ने पड़े, ध्रुवी अध्रुवी, आयनिक बॉन्ड पढ़ना पड़ा, धात्विक बॉन्ड पढ़ना पड़ा, और आखिरी में वो कमजोर वाला बॉन्ड पढ़ना पड़ा, वीक वान डर वाल्स फोर्स। समझ गए इस बात को, ना समझ में आए दोबारा से मैं रिपीट कर दूं इस चीज को, अगर समझ में ना आया हो तो। पर अब नेक्स्ट नंबर आता है, कहता अच्छा ये बात तो मैं जान गया कि वान डर वाल्स फोर्स लगता है, कमजोर होता है तो परमाणु दूर रहते हैं, परमाणु की दूरी का आधा भाग भी अधिक होता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ गई। लेकिन कहता है परंतु इस वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, 18वें व शून्य वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे होंगे, कहता है आने पर अतिरिक्त कक्षाओं की संख्या में वृद्धि होती है। अतिरिक्त कक्षाओं की संख्या में वृद्धि कैसे होती है, मैं बताऊं, हीलियम के परमाणु में केवल एक क्लास पे इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 था, इसका मतलब हीलियम पे नाभिक बना और उसके चारों ओर एक कक्षा बन गई, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अभी ध्यान से देखने वाली बात है, हीलियम पर केवल 2 लिखा था, नियॉन पर 2,8 लिखा था, अर्थात नियॉन में तो नाभिक तो होगा और 2 कक्षाएं होंगी, 2 एक कक्षा को, 8 दूसरी कक्षा। आर्गन में कितनी क्लासेस थी, अर्थात आर्गन का क्या होगा, ये नाभिक होगा, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा। अच्छा ये जरा देखो, ऊपर से नीचे आने पर लगातार कक्षाएं बढ़ती चली जा रही, नहीं, पहली बार 1 कक्षा थी, दूसरी बार 2, तीसरी बार 3, तो अतिरिक्त सेल बढ़ रही हैं लगातार। और अतिरिक्त सेल बढ़ने का मतलब है, अच्छा बताओ यहाँ की त्रिज्या इतनी होगी, इसकी त्रिज्या इतनी हो गई, अब इसकी त्रिज्या तो इतनी हो गई, अर्थात ऊपर से नीचे आने पर अतिरिक्त कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। पहले 1 कक्षा थी, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, अभी आगे 4 हो जाएंगी, उसके आगे 5 हो जाएंगी, लगातार चलता रहेगा, क्योंकि अतिरिक्त कक्षाएं बढ़ेंगी, परमाणु की त्रिज्या ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, बढ़ती है। तो एक काम करेंगे, इनको नोट करेंगे, फिर आगे पढ़ते हैं।
अक्रिय तत्व के अगले गुण पर अगर चलें, अगला गुण है आयनन विभव। वैसे आयनन विभव सभी को पता है क्या होता है। आयनन विभव वह ऊर्जा है जिससे किसी भी परमाणु की गैसीय अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन को परमाणु से कहाँ किया जा सकता है, बाहर। तो गैसीय अवस्था में एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं आयनन विभव। अभी क्योंकि अक्रिय तत्वों के आयनन विभव की बात होगी, अक्रिय तत्वों की बाहरी कक्षा पूर्ण रूप से क्या होती है, भरी होती है। अब क्योंकि पूर्ण रूप से भरी होते हैं, इलेक्ट्रॉन ये आसानी से त्यागता नहीं है। देखो, ग्रहण भी ये आसानी से नहीं करता इलेक्ट्रॉनों को और त्यागता भी आसानी से नहीं, क्योंकि ये तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं करता है। अगर इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलवाना है तो एक उच्च ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। देखो, ऐसा भी आप लोगों ने सुना होगा, अगर किसी तत्व की बाहरी कक्षा पूर्ण रूप से भरी है, जैसा कि अक्रिय तत्वों में बाहरी कक्षा पूर्ण रूप से भरी होती है, उसके सभी ऑर्बिटल्स में डबल डबल इलेक्ट्रॉन होंगे। और जब डबल डबल इलेक्ट्रॉन होता है तो हम ऐसा बोलते हैं कि यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल स्थायी है। और जब कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है तो फिर वो अपने आप में आसानी से चेंज नहीं होने देता है। और क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आसानी से स्थायी है, आसानी से चेंज नहीं आएगा, अर्थात इसको चेंज करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एक उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अगर यहीं पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी ना होता, इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी में भी बाहर निकल आता, लेकिन क्योंकि पूर्ण रूप से भरी हैं कक्षाएं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यही कारण होता है कि अक्रिय तत्वों के आयनन विभव सबसे उच्च होते हैं। मैंने यहां लिख भी रखा है ये चीज, क्योंकि अक्रिय तत्वों की बाहरी कक्षा पूर्ण भरित होती है, पूर्ण रूप से भरी होती है, अतः इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होने के कारण, जब पूर्ण रूप से भरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी हो गया होने के कारण ये शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर पाते। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यही कारण है कि अक्रिय तत्वों के आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी भी इसको बोलते हैं, ये काफी ज्यादा उच्च होती है। तो मैं क्या सोचता हूँ, क्या अक्रिय तत्वों से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है कम एनर्जी में? नहीं, बहुत उच्च अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसमें से भी अरेंजमेंट पूछते हैं, अगर कभी आपसे पूछते क्या अरेंजमेंट बनाओगे, तो देखो अरेंजमेंट में भी ऐसा बना सकते हैं। हीलियम के लिए आयनन विभव का मान सबसे अधिक होता है, इसका इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल जल्दी से नहीं निकल पाएगा। इससे कम आयनन विभव होता है बेटा नियॉन का, इससे कम होता है आर्गन का, इससे कम होता है क्रिप्टन का, और इससे भी कम आयनन विभव होता है जीनॉन का। यह आयनन विभव का क्रम है। कहोगे सर ये रेडॉन, बेटा मैंने पहले ही बताया था गणनाओं के दौरान हम रेडॉन को इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की श्रेणी में आ जाता है, तो उसकी गणना नहीं करेंगे। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल और है, इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। कभी कभी ऐसा भी आता है हमारे यहाँ क्वेश्चन इससे रिलेटेड कि अक्रिय तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है, क्यों? देखो अभी एक चीज बताया तुम लोगों को, पहचान सकते हो। यदि किसी तत्व की आखिरी कक्षा या बाहरी कक्षा पूर्ण रूप से भरी है, तो अगर पूर्ण रूप से भरी है तो क्या कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसके अंदर इंटर कराया जा सकता है? नहीं कराया जा सकता। पूर्ण रूप से भरी होने का अर्थ ही यही है कि अगर पूर्ण रूप से भरी है तो उसमें से कोई भी बाहरी इलेक्ट्रॉन अंदर प्रवेश नहीं पा सकता। वो अंदर आने की कोशिश करेगा, लेकिन जब हम देखेगा कि अंदर क्लासें पूरी तरीके से भरी हुई हैं, वो अंदर नहीं आ पाएगा। अच्छा, तो मैंने क्योंकि अंदर नहीं आ पाएगा, सोचने वाली बात है। इलेक्ट्रॉन बंधुता को मैं परिभाषित कर दूं पहले। कोई एक एटम है जो गैसीय अवस्था में है, उसमें हमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर प्रवेश कराना है। जब इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का त्याग करता है। बाहर से अंदर आने में, किसके अंदर आने में? एटम की बाहरी कक्षा के अंदर आने में वो इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा को त्याग रहा होगा, ऊर्जा की उस अमाउंट को कहेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, इसको बोलेंगे। अभी सोचने वाली बात है, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा बहुत त्यागेगा, लेकिन जब ये कक्षा पूर्ण रूप से भरी है तो क्या इस पर इंटर कर पाएगा? यदि इस पर इंटर नहीं कर सकता है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता भी तो नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन बंधुता तो तब मानते हैं जब इलेक्ट्रॉन अंदर प्रवेश कर जाए। लेकिन अक्रिय तत्वों की बाहरी कक्षा पूर्ण रूप से भरी है, क्या कोई इलेक्ट्रॉन अंदर प्रवेश कर सकता है? अगर इलेक्ट्रॉन अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता भी नहीं। ये मत सोच लेना कि वहां से इलेक्ट्रॉन आया, सही 40 जूल उसने एनर्जी त्याग दी थी, लेकिन वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। तो मैं बताऊंगा बेटा, जब एंट्री नहीं पा पाया, अंदर नहीं आ पाया,
तो फिर वो इलेक्ट्रॉन बंधुता नहीं है। बाहर रहते हुए 40 जूल एनर्जी त्याग दे, एटमॉस्फेयर पर 60 जूल एनर्जी त्याग दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि वो कितनी एनर्जी को त्याग कर, कितनी ऊर्जा को त्यागते हुए परमाणु की बाहरी कक्षा में प्रवेश कर जाता है। क्योंकि परमाणु की बाहरी कक्षा में प्रवेश नहीं पा सकता, परमाणु की बाहरी कक्षा पूर्ण रूप से भरी है, अर्थात अधिकांश तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता कितनी होती है? शून्य होती है। मैंने यही बात लिखा है, क्योंकि अक्रिय तत्वों की बाहरी कक्षा पूर्ण रूप से भरी होती है, अतः इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करा पाना संभव नहीं है। भाई बाहरी कक्षा पूर्ण रूप से भरी तो संभव किस बात का है? प्रवेश ही नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रॉन। यही कारण है कि अक्रिय तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता कितनी होती है? शून्य। अच्छा, इलेक्ट्रॉन बंधुता हम बताते एनर्जी, बताते कि इतने जूल या कितने जूल, लेकिन तब जब इलेक्ट्रॉन अंदर परमाणु की कक्षा में क्या करता? प्रवेश नहीं प्रवेश कर पाया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मानेंगे ही नहीं। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मानोगे नहीं तो कितनी मानोगे? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी शून्य एनर्जी त्यागता है, मानेंगे नहीं। अर्थात बहुत, हाँ, या अब एक चीज और है, कहता क्या सभी कभी किसी एटम में अक्रिय तत्व में इलेक्ट्रॉन अंदर आ ही नहीं सकता है? आ सकता है फिर ऐसी सिचुएशन था, लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं ये सिचुएशन बड़ी ही टिपिकल होगी। हाँ, बहुत ज्यादा एनर्जी के, और ऐसा भी इसमें से फिर इसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी त्यागेगा नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा, बढ़ाएगा इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी। कितनी एनर्जी बढ़ाएगा? कि जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी बढ़ा रहा होगा वो अंदर जाने के लिए बढ़ा रहा होगा, कि अब हम जब बाहर से बहुत पावरफुल हो जाएंगे, हम अंदर पहुंच जाएंगे, भले उस चक्कर में चाहे अंदर वाला इलेक्ट्रॉन कोई कहां चला जाए, बाहर चला, लेकिन अब हम अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन एनर्जी कम नहीं करता है, बढ़ाता है। इतनी ज्यादा एनर्जी बढ़ाता है कि वो अपनी एनर्जी लेके जाता है, वहां बैठ जाता है क्लास में, उन सभी इलेक्ट्रॉनों के प्रतिकर्षण के बावजूद, चाहे उसके चक्कर में बेचारा दूसरे इलेक्ट्रॉन बाहर भगना पड़े उसको, फिर उसकी नहीं सुनेगा ये। हाँ, उसके पास ताकत आ गई। और यही रीजन होता है कि वो अपनी एनर्जी को बढ़ा के इंटर करता है क्या? तो एनर्जी को बढ़ाकर इंटर करता है, इसलिए उसकी एनर्जी कैसी हो जाती है? धनात्मक। लेकिन हालांकि मैंने बताया नॉर्मली ऐसी कंडीशन अवेलेबल नहीं है। विलेयता की बात आती है, कहता अक्रिय गैसें जल में घुलती हैं, यहाँ घुलती हैं, लेकिन अक्रिय गैसों की जल में घुलनशीलता बेटा कम होती है। पूछता है घुलती क्यों है? बेटा सहसंयोजक बॉन्ड, धात्विक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हैं, लेकिन वांडर वाल्स बॉन्ड कैसे होते हैं? कमजोर बॉन्ड है। पानी में जैसे ही हमने गैसों को डाला, वांडर वाल्स बॉन्ड भी टूट गया, गैसें जल में क्या हो गई? घुल गई। पूछता है क्या गैसें सभी समान रूप से जल में घुलते हैं? तो उसके लिए भी है। अब हीलियम गैस जल में कम घुलेगी, उससे ज्यादा नियॉन घुल जाएगी, गैस जल में घुल जाएगी, उससे ज्यादा आर्गन घुल जाएगी, उससे ज्यादा क्रिप्टन, और सबसे ज्यादा गैसों में से अगर देखा जाए तो जिनॉन और रेडॉन गैस तो सबसे ज्यादा घुलनशील है। तो हीलियम से रेडॉन की ओर चलने पर गैसों की जल में घुलनशीलता भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। हालांकि हर एक अक्रिय गैस जल में घुलनशीलता रखती है। पूछेगा क्यों घुल जाती है? आप बताओगे बहुत ही दुर्बल वांडर वाल्स फोर्स के कारण। पानी में डालते ये फोर्स टूट गया, बॉन्ड टूट गया, ये जल में क्या हो गया? घुल गया। तो अभी क्या हम करेंगे? इसको नोट करेंगे, बाकी आर्टिकल्स को पढ़ेंगे फिर कल।